नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना भारत न्यूज 24 चैनल में। आज मथुरा में अपना भारत 24 न्यूज के क्षेत्रीय कार्यालय पर आरएसएस के विभाग प्रचार प्रमुख डॉक्टर कमल कौशिक जी शिष्टाचार भेंट के लिए पधारे, जहां हमारे संवाददाता दीपक पराशर ने उनसे विशेष संवाद किया, जिसमें वर्तमान समय में चल रहे बड़े मुद्दे किसान आंदोलन को लेकर गहन चर्चा हुई। साथ ही शिष्टाचार भेंट में यूपी स्टेट हेड शरद दुबे, जिला ब्यूरो चीफ मुन्ना लाल अग्रवाल, संवाददाता आशीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज। मैं दीपक पाराशर फिर आपकी समक्ष आया हूँ कार्यक्रम संवाद के दूसरे एपिसोड के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल कौशिक जी। इनके बारे में बताएं। ये मथुरा से इसका के कमिश्नर हैं और पंडित दीनदयाल स्मृति धाम महोत्सव के महामंत्री हैं। रिसर्च के क्षेत्र में इनको 2 बार जो वर्तमान में अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा सम्मानित हैं। मैं सम्मानित है। आज का मुद्दा जो हमारा है, मुद्दा जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए काला कानून है और सरकार कह रही है किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, आय में वृद्धि होगी और किसानों को नई नई सुविधाएं मिलेंगी। 29 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसमें संसद की संयुक्त बैठक को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि ये कानून किसानों के लिए बेहतर है, इनकी आय दुगनी करेगा और नई नई सुविधाएं किसानों को मिलेंगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि किसान कानून के क्या क्या फायदे हैं? वास्तव में जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मथुरा की भूमि में ही पैदा हुए, उन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर के उत्थान की बात कही थी, उस दर्शन पर आधारित वर्तमान की केंद्र सरकार है। जो वो कानून लाई है वो किसानों के लिए विशेष रूप से हितकर है। जैसे अभी हमारा कोई किसान है, वो अपना माल यूपी से बाहर नहीं ले जा सकता था, आज देश के किसी भी कोने में ले जा सकता है। वन नेशन वन मार्केट का सिद्धांत इसमें है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा अधिक प्राइस हरियाणा, पंजाब में रहते थे, तो यहाँ के किसान वहां ले जा नहीं सकते थे। ले जाते तो उन पर बड़ा मोटा मंडी शुल्क लगता था। उसको मंडी शुल्क को अब नहीं लगेगा, वो कहीं भी अपना माल ले जा सकता है। सुविधा ये है। इसके साथ ही साथ जो सुविधा है कि व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। उसके पास जमीन है, वो किसी को उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और उस दर पर अपना पहले से ही निश्चिंत हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता था तो इन आड़तियों को, बिचौलियों को वो जमीन अपना गिरवी रख देता था, जिसके कारण से हम सबको पता होगा कि कई साल पहले पंजाब और विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। तो वास्तव में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्म करके वो एक निश्चिंत हो जाएगा। और इसमें भी भ्रम फैलाने का लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर जमीन जो है वो उस फर्म की हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि बाग भी हर साल लीज पर दिया जाता है, तो क्या उसका उठाने वाले का हो जाता है। कोई दूध की किसी से कांटेक्ट करता है तो कहीं वो भैंस को नहीं खोल ले जाता जिससे कांटेक्ट होता है। ऐसे खेती में जब हम पहले से ही कांटेक्ट करेंगे तो किसान एक निश्चिंतता के भाव में आएगा और उसको पहले से पैसा मिल जाएगा, अपने सामान को कहीं भी बेच सकता है। वास्तव में जो एमएसपी है उस पर पूरे देश में मुश्किल से 6-7% खरीद होती है। हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े किसान हैं और कुछ ही लोगों का, और महाराष्ट्र में कुछ ही लोगों का इन मंडियों पर आधिपत्य है। उनकी कमीशन खोरी बंद हो रही है, उनकी लूट बंद हो रही है, जिसके कारण से वो बौखला रहे हैं। हम सबको पता होगा कि पिछली सरकार, जो केंद्र की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, उसने दाल का आयात बढ़ा दिया। तो बहुत सारे पंजाब के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने अपना कनाडा जैसे देशों में बड़े बड़े अपने कृषि फार्म बना लिए और वहां से दाल का निर्यात करना शुरू कर दिया। और हम सबको पता होगा 200 रुपए यूपीए में 2 में अरहर की दाल नहीं। आज हम सब देखते हैं कि सारी दालें 100 रुपए की रेंज में हैं और वो सब अपने देश का उत्पादन है, अपने किसान पैदा कर रहे हैं। तो कुछ बिचौलिए दलालों को ये पच नहीं रहा है कि कैसे यहाँ का सामान्य नागरिक प्रसन्न रह सकता है, कैसे सामान्य व्यक्ति खुश रह सकता है, कैसे किसान खुश रह सकता है। हम सबको मालूम है कि इतना अच्छा कानून बनने के बाद केंद्र की मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सारी मंडियों पर बादल परिवार का
अधिकार है। और वो सब ये सब पचा नहीं पा रहे कि सामान्य व्यक्ति भी अपना ठीक से जीवन यापन कर सके इन समस्याओं को, जबकि ये सारे कानून केवल किसानों के हित में भारत सरकार ने तैयार किए हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे वन नेशन वन मार्केट हो, या कोई भी हो, पहले से आदमी बात कर सकता है, अपना उत्पाद कहीं भी ले जा सकता है, ये सब किया गया है। लेकिन किसान एक भोला कौम है, इसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस तरह से लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। उस भ्रम के कारण से ये देश में आज किसान केवल 2 स्टेट का आंदोलित है, वो भी थोड़ी सी संख्या में है, और हम सबको मालूम होगा कि वो कौन सा किसान है। उसमें भी आप देखते होंगे तो किसान हरियाणा और पंजाब के अलावा थोड़ा बहुत ना के बराबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसा मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि केंद्र जो तीनों कानून लाया है किसान बिल, वो बहुत ही किसानों के लिए हितकर है। आज का मेरा दूसरा सवाल, सरकार ने किसानों के समक्ष 1.5 वर्ष के लिए कृषि कानून को शिथिल करने की जो प्रस्ताव रखा है, उसमें किसानों का कहना है कि ये काला कानून है, हमारी बात सही है और ये कानून पूर्णतः बंद होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इस देश में कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बन जाता, अधिनियम के रूप में लाया जाता है, निचले सदन से उच्च सदन से पारित होता है, उस पर महामहिम के हस्ताक्षर होते हैं, लंबे विचार विनिमय के बाद कोई बिल भारत सरकार लाती है और उस बिल की खामियां और अच्छाइयों के बारे में विशद अध्ययन होता है, और पूरे विश्व भर में यहाँ जो नए कानून लाए गए हैं उनकी तारीफ की जा रही है कि वास्तव में जन सामान्य के लिए, क्योंकि यहाँ की खेती किसानी, और जिसमें हम सबको पता है कि पंजाब के अंदर 8.5% मंडी शुल्क लगता है, जो 3% 3.5% बिचौलियों पर चला जाता है, और उन बिचौलियों में से यहाँ पर भी एक परिवार का आधिपत्य है, पंजाब के अंदर एक परिवार का आधिपत्य है, महाराष्ट्र के अंदर। जब ऐसे आधिपत्य वाले परिवारों को परेशानी होती है तो वो पूरे भ्रम फैला करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये हारे हुए राजनीतिक रूप से लोग हैं जिन्होंने भोले वाले किसानों को बहका करके उनको कुछ संख्या में धरने पर बैठाने का कार्य किया है। आज का मेरा तीसरा सवाल, जो कि सभी जानते हैं, 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें एक विशेष पंथ का तिरंगा भी लहराया गया, जिसे महामहिम जी ने कहा है कि अपने भारतीय तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 26 जनवरी की जो घटना है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही शर्मनाक, इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि किस तरह से राष्ट्र का ध्वज, जिसका सभी सम्मान करते हैं, उसको कुछ लोगों के द्वारा पैरों तले रौंदा गया। जहां राष्ट्रीय ध्वज फहरता है वहां पर पंथ के निशान को फहराया गया। वास्तव में पंथ का सब सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपना स्थान होता है, उस स्थान पर पंथ का ध्वज फहराना वास्तव में ये असामाजिक लोगों का कार्य है। कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है, और उन सब लोगों को इस देश की जो कानून मत सरकार है वो निश्चय ही दंडित करेगी। उस दिन 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र को कलंकित करने का काम इन उपद्रवियों के द्वारा किया गया, जो किसानों के बीच में अपने साठगांठ से घुसे हुए हैं और इस देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, और निहित स्वार्थों के लिए लोग वहां पड़े हुए हैं। उनका देश और किसान से कोई संबंध नहीं है। मेरा अगला सवाल कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद थे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जो तिरंगे का अपमान है, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ऐसी कोई घटना वहाँ हुई नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहना बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि पूरे देश भर के मीडिया ने, और हम सब जानते हैं आजकल तीसरी आंख से कुछ छुप नहीं सकता है, तो सारे कैमरे के अंदर है, वीडियो है, ऑडियो है, सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके उस ध्वज को फहराया है। कुछ लोगों ने पैरों तले रौंदा है, उसके वीडियो है, कुछ लोगों ने उस ध्वज को फेंका है। ये सब वीडियो है, ये उपद्रव करके केंद्र की सरकार को अस्थिर, और जो विकास की दिशा में भारत दुनिया का सिरमौर बन रहा है उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि अभी कोरोना की वैक्सीन आई, पूरे आसपास के देशों में दी गई, सर्वाधिक मांग इस कोरोना की वैक्सीन की है। हमको
पहले नंबर पर लाकर के खड़ा कर दिया वैक्सीनेशन में, तो ये इस भारत सरकार की ताकत है। ऐसे में ये विरोधी ताकतें जो राजनीतिक रूप से भाजपा की विरोधी हैं, वो ताकतें निश्चय ही किसानों में कुछ संख्या में भ्रम फैला करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और किसान यहाँ का बहुत समझदार है और वो निश्चय ही इन सब धूर्त लोगों को बाहर करने का काम करेगा। मेरा आज का लास्ट सवाल है कि सभी के लिए श्री राम जी जो प्रेरणा का स्रोत हैं, उनके मंदिर का निर्माण चल रहा है और जहाँ तक ये सभी लोग अपना दान पुण्य दे रहे हैं, दान एकत्रित किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में प्रभु श्री राम केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक मानक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। चाहे इस्लाम पंथ हो, उनकी भी पुस्तकों और तमाम लेखकों ने भगवान राम को एक फरिश्ते के रूप में माना है। ऐसे भगवान श्री राम भारत के कण कण में व्याप्त हैं, यहाँ की संस्कृति पुरुष हैं। वो व्यक्ति विशेष नहीं, यहाँ की संस्कृति के द्योतक हैं। हर किसी की संकल्पना रहती है कि राम राज्य की स्थापना हो। हम सबको पता है उनकी जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया भर के शोधार्थी आकर के शोध कर सकेंगे कि भगवान राम की कैसी व्यवस्था थी, कैसे महापुरुष थे। हम सबको सामाजिक समरसता के संदेशवाहक, मातृशक्ति के पूजक के रूप में कैसा पत्नी होनी चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए और कैसा शत्रु के साथ व्यवहार होना चाहिए, ये सब एक पूरा दर्शन भगवान राम के जीवन से हम देख सकते हैं। और ये मंदिर बनाने के लिए जो केंद्र ने एक ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट के अंदर बड़ी पारदर्शिता के साथ हम बैंक अकाउंट के द्वारा अपना राशि अर्पित कर सकते हैं। उन्होंने छोटा से छोटा व्यक्ति उस मंदिर में अपनी भूमिका रख सके, अपना सहयोग कर सके। 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन और उससे ऊपर रसीद, और रसीद में भी पैन कार्ड लगाना होगा और ATG के अंतर्गत वो राशि कर मुक्त रहेगी। वास्तव में दिव्य और भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए एक पाथवे प्रदान करने वाला होगा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय निकालकर इस पर चर्चा की। धन्यवाद। मैं दीपक पारा सर, अपना